बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे CS401 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2021। सबसे पहले हम असाइनमेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखें, ये आपकी असाइनमेंट है। इसकी डेडलाइन 18 मई 2021 है, ठीक है। और ये बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस वैसे ही हैं। और सबसे ज़रूरी बात, लेक्चर नंबर 1 to 6 के दिमाग से असाइनमेंट है और इसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इस्तेमाल होनी है। आगे ये जो एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम गौर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन नहीं पता तो आंसर क्या लिखें। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ योर VUID एंड स्टोर द सम इन मेमोरी। स्टोर ऑल द डिजिट्स ऑफ VUID इन द मेमोरी। यूज लूप एंड जंप्स टू ऐड द डिजिट्स। इफ द नंबर इज 0 then the program should not add that digit and move to the next digit. Store the sum in another variable. Note: make it sure to use your own VUID, otherwise 0 marks will be awarded. Submission details following are required in a single MS Word document. Assembly language program. Screenshot of AFT debugger at the start of program. Screenshot of AFT debugger showing the final values. ये इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहली बात तो ये कि हम ये प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं असेंबली लैंग्वेज का। तो मैं आपको इतना बता दूं कि असेंबली लैंग्वेज मुख्तलिफ प्रोसेसर्स की मुख्तलिफ है। असेंबली लैंग्वेज किसी ख़ास प्रोसेसर के साथ टाइट है, मतलब कि कपल्ड है, ठीक है, या जुड़ी हुई है। मतलब कि अगर आप ये देखेंगे कि इंटेल की असेंबली लैंग्वेज कुछ और है, मोटरोला की असेंबली लैंग्वेज कुछ और है, इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ असेंबली लैंग्वेज है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर इंटेल के प्रोसेसर्स मशहूर हैं, तो जाहिर सी बात है हम ये जो प्रोग्राम बनाने लगे हैं ये इंटेल की असेंबली लैंग्वेज को उस पर बनाने लगे हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, चलो हमने ये जान लिया कि ये प्रोग्राम चलना किधर है। अभी मैं एक कहानी बांध रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्रोग्राम चलना किधर है? ये प्रोग्राम चलना है इंटेल के प्रोसेसर पर, ठीक है। और इंटेल के प्रोसेसर की जो असेंबली लैंग्वेज है हमने उसको इस्तेमाल करना है, और ये प्रोग्राम आखिरकार चलना किस पे है? इंटेल के प्रोसेसर पर। अच्छा, अब मज़ीद ये कि अब इंटेल के प्रोसेसर्स कितने हैं, जैसे 8086, 8088 और इस तरह, जैसे पेंटियम 1, पेंटियम 2 और आजकल के जदीद जितने भी प्रोसेसर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अब इंटेल के प्रोसेसर, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो हमने जो इस कोर्स में CS401 में हमने किस प्रोसेसर पे काम करना है। तो देखें, हमारा जो आर्किटेक्चर है वो IAPX 8088 आर्किटेक्चर है, जिसको दूसरे अल्फाज में 8088 आर्किटेक्चर भी कहते हैं। मतलब ये दोनों शख्स एक ही हैं। IAPX 8088 आर्किटेक्चर ये एक नाम है, दूसरा नाम इसका 8088 आर्किटेक्चर है, ठीक है। अब ये देख लें कि इस 8088 आर्किटेक्चर के अंदर प्रोसेसर की स्पीड कितनी है। इस 8088 आर्किटेक्चर के अंदर प्रोसेसर की स्पीड 4.77 मेगाहर्ट्ज़ है, लेकिन ये वेरी करती है 5 मेगाहर्ट्ज़ टू 16 मेगाहर्ट्ज़ तक। अच्छा, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये प्रोसेसर की स्पीड के आजकल के, मैं सिर्फ कहानी बांध रहा हूँ, ये ज़हन में रखें। प्रोसेसर की जो स्पीड है वो उस वक्त के ज़माने में मेगाहर्ट्ज़ पे थी और आजकल देखें गीगाहर्ट्ज़ पर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अब हम इस 8088 आर्किटेक्चर पे ये जो हम मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हैं वो 1 MB मेमोरी है। आजकल देखें गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, ज़ेटाबाइट, पीटाबाइट, पता नहीं कितनी बाइट्स पे अभी मेमोरी चली गई हुई है। मैं मतलब कि ये बात कर रहा हूँ, अच्छा मैं बात कर रहा था एक्सटर्नल स्टोरेज की, ये बात हो रही है प्राइमरी मेमोरी। 1 MB मेगाबाइट ये एक प्राइमरी मेमोरी थी, ठीक है ना। मैं सेकेंडरी मेमोरी में चला गया, टेराबाइट, मेगाबाइट, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइमरी मेमोरी अब जितनी बढ़ाएंगे उतनी एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। अगर देखें ना, आजकल जो हम मेमोरी इस्तेमाल करते हैं रैम, प्राइमरी मेमोरी, वो 4 MB होती है, 4 MB, 8 MB, ठीक है। 4 GB, 8 GB। तो उस वक्त में जो प्राइमरी मेमोरी रैम अवेलेबल थी वो थी 1 MB, 1 मेगाबाइट। अच्छा, अब ये जो हम 20 बिट का फिजिकल एड्रेस, अगर हम 20 बिट का फिजिकल एड्रेस बना लें तो हम उस 1 MB मेमोरी में घूम सकते हैं, ठीक है। अगर हम 20 बिट का फिजिकल एड्रेस बना लें किसी तरह, तो हम उस 1 MB की मेमोरी में घूम फिर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो वो बात थी कि हम प्रोग्राम किस पे बनाने लगे हैं हम, ठीक है। और उस वक्त के ज़माने में उस प्रोसेसर की स्पीड क्या थी, मेमोरी क्या थी,
और ये इस किस्म की बातें। अब चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। असेंबली लैंग्वेज में कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, सबसे पहली बात तो ये, असेंबली लैंग्वेज को जब हम सीखने की तरफ कदम रखते हैं तो किन बातों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात तो ये आपको पता होना चाहिए क्या, डेटा बस, मतलब कि बसेस के बारे में पता होना चाहिए। देखें, प्रोसेसर को एक होते हैं ना, आप जानते हैं, आपने शुरू में आपने बहुत सुना हुआ है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये 3 किस्म की बसेस हैं, ठीक है। अब ये 3 बसेस ही प्रोसेसर की आंख, कान, मतलब के आंख, कान और नाक, ठीक है। ये 3 तरह की बसेस, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये प्रोसेसर की आंख, कान और नाक है, ठीक है। अच्छा, ये बात बतानी थी। दूसरी सबसे अहम मैंने बात बतानी थी कि भाई जी यहाँ पे एक सीपीयू रजिस्टर्स यूज होते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल अबाउट टू प्ले विद सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं? सीपीयू रजिस्टर इज अ हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रोसेसर। सीपीयू, उस प्रोसेसर के अंदर ही कुछ बिल्कुल लिमिटेड छोटी सी मेमोरी रख दी जाती है, और जाहिर सी बात है इसे स्क्रैच पैड रैम भी कहते हैं। सीपीयू रजिस्टर्स को हम स्क्रैच पैड रैम भी कहते हैं, और ये बड़ी छोटी सी मेमोरी होती है, लेकिन ये प्रोसेसर के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मैं मतलब कि अगर इसकी मिसाल मैं आपको यही दूंगा कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपको जो चीज़ चाहिए, ठीक है, आपको जो चीज़ चाहिए अगर तो वो आपके घर में मौजूद है तो आप उसे फ़ौरन पकड़ लेंगे और यूज़ कर लेंगे। अगर तो वो चीज़ आपके घर में नहीं है तो आप जाहिर सी बात है बाज़ार जाएंगे, बाज़ार से वो चीज़ लाएंगे और उसे अपने पास रखेंगे। तो देखें, वो मैंने बाज़ार गया, बाज़ार से चीज़ लेके आया, वक्त लगा कि नहीं लगा? ठीक है, कंप्यूटर की ज़बान में तो कोई वक्त नहीं लगा अगर हम एड्रेस बसेस की बात करें, लेकिन फिर भी वक्त लगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर तो वो चीज़ मेरे पास मेरे घर में मौजूद है तो मैं फ़ौरन इस्तेमाल कर लूँगा। तो मतलब ये सीपीयू रजिस्टर वाली बात है। प्रोसेसर को अगर अपने ही पास वो वैल्यू मिल जाए तो ये एक हाई परफॉर्मेंस है, और अगर उसे चीज़ मेमोरी से मंगवानी पड़ जाए तो जाहिर सी बात है कुछ डिले तो होगा। अच्छा जी, ये बातें मैं कहाँ ले गया? हाँ जी, असेंबली, हाँ, ये बातें मैं यहाँ ले गया कि असेंबली लैंग्वेज एक सीपीयू रजिस्टर्स के साथ खेलने का नाम है, ठीक है, क्योंकि अब हम प्रोसेसर के बहुत नज़दीक चले गए हैं, ठीक है, अब हम प्रोसेसर के बहुत नज़दीक चले गए हैं। चलें, अब ये बातें, ये इंट्रोडक्शन तो बहुत हो गया, अब ज़रा असल काम की तरफ आते हैं। अच्छा जी, ठीक है, चलें आप प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ये मैंने कहानी बांधनी थी ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है, आपका ज़रा माइंड सेट हो जाए। अब हम इसकी तरफ आते हैं जो कि हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम हमारा यही था कि पहली बात तो ये, अब मैं इस प्रोग्राम को लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ कि असेंबली लैंग्वेज का हमने वो प्रोग्राम लिखना है जो कि हमारी व्यू आईडी के तमाम डिजिट्स को ऐड करे, ठीक है, और ये तकरीबन लूप इस्तेमाल करे चाहे जंप इस्तेमाल करें, ठीक है, और इनको ऐड करे। जब ज़ीरो आ जाए, जब आपकी व्यू आईडी के डिजिट्स में ज़ीरो आ जाए तो इसने ऐड नहीं करना, ठीक है, और बल्कि अगले डिजिट पे मूव कर जाना है। और अगर इसे मतलब कि अगर ज़ीरो मिला तो इसे स्किप कर दे, उस इंडेक्स को स्किप कर दे, और अगर उसे नॉन ज़ीरो मिला तो उसे ऐड कर दे, ठीक है। और ये सारा कुछ रखवा है, और ये सारा कुछ जमा करने के बाद हमें सम रखवाना है एक वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें हैं। अब वापस प्रोग्राम की तरफ आते हैं। देखें जी, सबसे पहले ORG hex 100, जब हम ये लाइन लिखते हैं, ठीक है, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। जब हमने लिखा ORG hex 100 तो इसका मतलब ये है कि हम मेमोरी में इस स्पेसिफिक लोकेशन में चले गए हैं। अच्छा, अब मैं ये जो hex 100 है ना, इससे मुराद ये है कि ये जो 0x है, मैं इस 0x को hex पढ़ता हूँ, ठीक है, और ये है भी hex। ये जो ORG का मतलब ओरिजिनेट, 0x का मतलब है ये कुछ हेक्साडेसिमल का नंबर है, और 100 का मतलब है कि मेमोरी में हेक्स 100 लोकेशन पे जाके ये प्रोग्राम लिखना शुरू करो, ठीक है। अच्छा, ये भी ज़रूरी होना चाहिए, ये भी बात बहुत काबिल ज़िक्र है कि 100 हेक्स 100 मेमोरी लोकेशन के ऊपर सबसे पहली लाइन कोड की होनी चाहिए, डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, अच्छा, ये मैंने शुरू किया उस हेक्स 100 पे, मैंने पहली लाइन लिखी JMP बिगिन।
जेएमपी से क्या मुराद है? जेएमपी एक कीवर्ड है, ठीक है, एक निमोनिक है, ठीक है। इसका मुराद है कि ये एक अनकंडीशनल जंप है, बस उसने एक खास लेबल पे जंप लगानी है। ये जो बिगिन है ना, ये जो बिगिन है, ये बिगिन एक लेबल है। लेबल हम अपने डेटा पे भी लगा सकते हैं, मतलब जिसे हम वेरिएबल कह लें, एरे कह लें। लेबल हम डेटा पे भी लगा सकते हैं, कोड पे भी लगा सकते हैं, और ये मैंने दोनों जगह इस्तेमाल किया हुआ भी बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक एरे बनाई, ठीक है, मैंने एक एरे बनाई VUID, ठीक है। आपने लेबल का नाम देना है VUID और एक कॉलन लगा देना है। मतलब आप जब आपने नाम दिया और कॉलन लगा दिया, इसका मतलब है, और स्पेसेस ही होनी चाहिए, ये वाज़ेह रखें। तो ये एक लेबल बन गया, ठीक है। उस लेबल के अंदर मैंने कहा डिफाइन वर्ड। अब ये DW से मुराद है डिफाइन वर्ड, मतलब कि इसके अंदर जो भी वैल्यू अब मैं डालने जा रहा हूँ, पहली बात तो वो डेसिमल में है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो दो बाइट्स में वो डेटा पड़ा है, मतलब 2 बाइट्स में 1 पड़ा है, 2 बाइट्स में 8 वैल्यू पड़ी है, 2 बाइट्स में 0 वैल्यू पड़ी है, 2 बाइट्स में 2, और इसी तरह चलते चलते 2 बाइट्स में 6 पड़ा है। तो इसे ही एरे कहते हैं ना। एरे वही होती है ना, कॉन्सेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, 2 बाइट्स पर इंडेक्स। हर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, मतलब कि 1 भी 2 बाइट्स ले रहा है, 8 भी 2 बाइट्स ले रहा है, इसी तरह। तो ये हमारी VUID एक एरे है, ठीक है, ये वाज़ेह रखें। दूसरी बात हमने एक वेरिएबल बनाया सम एक वेरिएबल है, ठीक है, और मैंने उसको मैंने कहा डिफाइन वर्ड, मतलब कि 2 बाइट्स लो और उसमें वैल्यू का रखवाओ 0 रखवाओ, 2 बाइट्स लो और उसमें वैल्यू आप 0 रखवाओ। अच्छा, इस वक्त हमने किया क्या? इस वक्त ये हमारे पास 2 लाइनें हैं, ठीक है, इस वक्त हमारे पास 2 लाइनें हैं, एक VUID और एक सम। VUID में हमारी एरे है और सम में हमारा वेरिएबल है, ठीक है, ये बात तय हो गई। अच्छा जी, दूसरी बात तय क्या करनी है? दूसरी बात हमने ज़ाहिर सी बात है, हमने एक लेबल इस्तेमाल किया बिगिन। हमने ऊपर भी लेबल इस्तेमाल किया था कि देखें ना, क्योंकि देखो ना, अगर मैं फ़र्ज़ कर लो कि मैं ये लाइन हटा देता, अगर मैं ये लाइन हटा देता तो मैंने क्या कहा था? हेक्स 100 पर पहली लाइन एक कोड होनी चाहिए। हेक्स 100 मेमोरी लोकेशन पर जब ये प्रोग्राम, जैसी बात है कि प्रोग्राम लोड होना है मेमोरी में, ठीक है। ये देखो, हमारी एरे मेमोरी में बन रही है, हमारा वेरिएबल मेमोरी में बन रहा है, यहाँ तक कि हमारा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा तो चलेगा ना, ठीक है ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हेक्स 100 लोकेशन पर पहली लाइन अब क्या बनी? पहली लाइन एक एरे बन गई, ठीक है। इस हेक्स 100 पर अब पहली लाइन एक एरे है, जो कि ये तो एक एरर है, ये एक लॉजिकल एरर है, ठीक है। तो हमेशा सॉरी, कंट्रोल Z करूँगा। अच्छा, तो बात क्या हो रही है? तो हमेशा आपने करना ये है कि हेक्स 100 पर आपकी पहली लाइन कोड की होनी चाहिए, क्योंकि JMP एक कोड है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब मैंने कहा बिगिन। जब मैंने कहा बिगिन तो ये एक लेबल है। अच्छा, मैंने क्या कहा था? लेबल्स हम वेरिएबल पे भी लगा सकते हैं, एरे पे भी लगा सकते हैं, और लेबल्स हम कोड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये मूव AX, 0 ये एक कोड है, लेकिन अब ये इसका लेबल बिगिन है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि JMP बिगिन मतलब कि पहली लाइन कोड की हो, ठीक है। तो मूव AX, 0 सबसे पहले अब ये चलेगा। अच्छा, आपको ये पता है कि देखें, ये जो मूव है ना, ये एक निमोनिक है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में पहली बात तो ये हम रजिस्टर के साथ खेलते हैं, और दूसरी बात निमोनिक इस्तेमाल करते हैं। ये जो MOV है ना, ये एक निमोनिक है, ठीक है। अब ये निमोनिक आखिरकार इसका एक ऑप कोड बनेगा, ठीक है, और जो प्रोसेसर जानता है, प्रोसेसर नहीं जानता कि ये MOV क्या है, प्रोसेसर इसका ऑप कोड जानता है। अच्छा, तो ये मैंने ऑप कोड दिया, ये निमोनिक दिया, और फिर मैंने 2 ऑपरेंड्स दिए, ठीक है, मैंने 2 ऑपरेंड्स दिए। एक रजिस्टर AX एक रजिस्टर का नाम है, और 0 हमने एक वैल्यू रखी है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज में सिंटैक्स कैसे होता है, सिंटैक्स कैसे बनाते हैं। तो देखें, आपने लिखना है निमोनिक MNEMONIC। आपने पहले निमोनिक देना है, ठीक है। उसके बाद आपने देना है डेस्टिनेशन, जो कि एक ऑपरेंड की सूरत में हम देंगे। उसके बाद हम देंगे सोर्स, जो कि एक ऑपरेंड की सूरत में होगा, और जवाब भी किधर रखवाना है? इस डेस्टिनेशन में। मतलब कि देखें, बात क्या बन रही है? बात बन रही है कि ये हमारा ऑपरेंड 1 है, ठीक है, ये हमारा ऑपरेंड 2 है, ठीक है, और जो भी इसका कुछ, अगर आपने कोई जो भी रिजल्ट रखवाना है, वो रिजल्ट भी डेस्टिनेशन में रखवाना है। मतलब कि ये प्लेस होल्डर्स तो 2 हैं इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये 3 बन रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये ऑपरेंड 1, फिर ऑपरेंड 2, और जो रिजल्ट है वो भी इसी डेस्टिनेशन में जाएगा, ठीक है। ये बात मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट हम सेमीकोलन के जरिए करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। अच्छा, पहली बात तो ये हमने कहा मूव AX, 0,
ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ने का अंदाज ऐसे है कि 0 उठाओ और AX में डाल दो। अच्छा, ये भी वाज़ेह रहे कि ये जो AX रजिस्टर है ये 16 बिट का है, मतलब 2 बाइट्स। इस AX रजिस्टर का साइज़ क्या है, ये 16 बिट्स और 2 बाइट्स है। अच्छा, तो अब मतलब कि तुम कहना क्या चाहते हो, कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखो डिफाइन वर्ड मैंने अपना डेटा बनाया तो 2 बाइट्स का डिफाइन वर्ड का मतलब है 16, डिफाइन वर्ड का मतलब है 16 बिट्स 2 बाइट्स। तो मैंने अपना डेटा बनाया तो 2 बाइट्स में, ठीक है, और जब मैंने रजिस्टर पकड़ा तो वो भी 2 बाइट्स का। AX रजिस्टर 2 बाइट का होता है 16 बिट्स का। तो उसका मतलब है मैंने 0 वैल्यू उठाई और AX रजिस्टर में डाल दी। ये पहली लाइन का मतलब क्या हुआ, AX 0 वैल्यू उठाई और AX में डाल दी। अच्छा, मैंने इसकी एक एक्सप्लेनेशन दी है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन विल बी स्टोर्ड इन द AX रजिस्टर। अच्छा, ये जो आप इस AX रजिस्टर, ये जो AX रजिस्टर में आप जो स्टोर करवा रहे हो ना, ये आप एडिशन का रिजल्ट जमा कर, मतलब कि एडिशन का रिजल्ट इधर ही जमा होगा। जितने भी आप एडिशन करोगे उसका रिजल्ट AX रजिस्टर में जमा होगा। तो मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया, या यूँ कह लो मैंने इसे 0 से असाइन करवा दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आगे चलते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन है मूव BX, VUID, ठीक है। अच्छा, जब मैंने देखें, मैंने कहा VUID, मैंने उस लेबल का नाम इस्तेमाल कर दिया। क्या कर दिया, मैंने उस लेबल का नाम इस्तेमाल कर दिया। जब मैंने उस लेबल का नाम इस्तेमाल कर दिया तो वो एक एड्रेस है। तो अब BX रजिस्टर के अंदर VUID का मतलब कि उस एरे का एड्रेस जाएगा, उस BX रजिस्टर के अंदर उस एरे का एड्रेस जाएगा। तो मैंने कहा एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन द BX रजिस्टर, ठीक है, और जाहिर सी बात है एड्रेस ऑफ एरे। दूसरी बात, दूसरी लाइन पे देखते हैं मूव CX, 9। इसका क्या मतलब है, मैंने कहा कि आप 9, जब भी हम कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, 9 वगैरह, 10 वगैरह, 2 वगैरह, तो वो डेसिमल वैल्यू होती है। ये मैं डेसिमल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा। अच्छा, ये जो 9 एक डेसिमल है, ये मैंने 9 को उठाया और CX रजिस्टर में डाल दिया। अच्छा, ये AX रजिस्टर, BX रजिस्टर, CX रजिस्टर, ये सारे 2 बाइट्स के हैं, ये आप ज़हन में रखें। तो मैंने 9 को उठाया और CX रजिस्टर में डाल दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या, अब आप देख रहे हैं कि क्या हिसाब किताब बन रहा है, ठीक है। अब मतलब कि हिसाब किताब कुछ ये बन रहा है कि हम वैल्यूज़ कुछ लोड कर रहे हैं रजिस्टर के अंदर। क्या कर रहे हैं, हम कुछ वैल्यूज़ लोड कर रहे हैं रजिस्टर्स के अंदर, CPU रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, फिर मैंने एक लेबल बनाया, उसका नाम रखा कंटिन्यू प्रोसेस। ये एक लेबल का नाम है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था स्पेस नहीं होनी चाहिए। हम जो लेबल इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही जैसे L1, L2, तो वो एक मतलब कि मीनिंगफुल लेबल नहीं है और कुछ समझ भी नहीं आती क्या हो रहा है। तो मैंने कुछ मीनिंगफुल लेबल्स इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, कंटिन्यू प्रोसेस एक लेबल है, और ये मैंने लेबल किस पे लगाया है, कोड पे लगाया है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा CMP वर्ड BX, 0। अच्छा, इसका क्या मतलब है, पहली बात तो ये CMP का क्या मतलब है, ये CMP कंपेयर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब तुमने वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, अच्छा जी, वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि देखो, अच्छा एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मैंने, अच्छा दूसरी बात, सबसे नोट करने की काबिल बात ये है कि मैंने इस BX रजिस्टर के ऊपर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, आपको पता है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि देखो BX रजिस्टर के अंदर तो मैंने उस एरे का एड्रेस डाला था। तो जब मैंने उस एड्रेस डाला था, उस एड्रेस पर मौजूद जो वैल्यू उठानी है तो वो मैं ब्रैकेट के जरिए उठाऊंगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर देखो, अगर BX रजिस्टर के अंदर हमने कोई एड्रेस डाला है तो, और मैंने उस BX रजिस्टर के अंदर अब ब्रैकेट्स लगा दी हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि उस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है अब मुझे वो दो, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और जाहिर सी बात है जब हम मेमोरी की बात करेंगे तो मैंने ये नहीं बताया कि मेमोरी में तुम एक बाइट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, मैं मेमोरी में मैं 2 बाइट्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ, मैं मेमोरी में कितने बाइट के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो ये जो वर्ड का कीवर्ड है ये मुझे यही बता रहा है, मैं असेंबलर को यही बता रहा हूँ कि भाई जी ये जिस एड्रेस पर, मतलब जाहिर सी बात है BX के अंदर उस मेमोरी का एड्रेस है और उस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है वो 2 बाइट्स की है, ये मैं असेंबलर को बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात अच्छा ये तो हो गई डेस्टिनेशन। अच्छा, मैंने कहा CMP कंपेयर करो और ,0। बात अभी भी इस लाइन की कुछ समझ नहीं आई, कोई बात नहीं। पहली बात, अच्छा थोड़ा मजीद आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात हम इसका कमेंट देखते हैं कि कमेंट में लिखा क्या हुआ है। अच्छा जी, कमेंट में क्या लिखा हुआ है, कमेंट में लिखा हुआ है जी, ये एक CMP एक नॉन डिस्ट्रक्टिव सब्ट्रैक्शन है। क्या है, CMP एक नॉन डिस्ट्रक्टिव सब्ट्रैक्शन है। दूसरे अल्फाज में, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट स्टोर एनीवेयर।
अच्छा मजीद ये कि ये सीएमपी की इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन तो करती है, लेकिन इस सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं होता, ठीक है। इस सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं होता। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट स्टोर एनीवेयर बट दिस रिजल्ट इज यूज टू, अगले आने पे आ जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है, बट दिस रिजल्ट इज यूज टू सेट द फ्लैग्स ओनली, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट स्टोर एनीवेयर बट दिस रिजल्ट इज यूज टू सेट द फ्लैग्स ओनली, ठीक है। ये जो कंपेयर की इंस्ट्रक्शन है ना, ये सब्ट्रैक्शन तो करती है, लेकिन ये इसका रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं होता, बल्कि उस रिजल्ट की बिना पर वो कुछ फ्लैग्स होते हैं उनको सेट कर देती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है अब उनसे ही हमारा मतलब है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये, अच्छा जी पहली बात ये, अभी भी कोई बात की समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, अभी हम इसको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। अच्छा जी, मैंने कहा देखो bx के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, देखो व्यू आईडी एक एड्रेस है जो कि जाहिर सी बात है द नेम ऑफ एन एरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर दैट ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे। फिर से, द नेम ऑफ एन एरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर दैट ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे। मतलब कि जब मैंने इस व्यू आईडी मतलब कि उस एरे का एड्रेस bx में रखवाया तो सबसे पहले इंडेक्स का एड्रेस इस bx में चला गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब bx के अंदर इस वन वैल्यू का एड्रेस है, उस वन इंडेक्स का, मतलब कि 0 इंडेक्स कह लो या 1 इंडेक्स कह लो, इस वन वैल्यू का एड्रेस इस bx के अंदर है। तो जब मैंने कहा उस ब्रैकेट लगा के मैंने कहा उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो दो, वो क्या थी 1। अच्छा वो क्या थी 1, तो मैंने कहा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो कंपेयर का मतलब है इक्वालिटी, मतलब कि अगर तो जवाब 0 में आ जाए, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं करूँ ना, अच्छा इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 1 माइनस 0 का रिजल्ट आएगा 1, तो 1 तो 0 के बराबर नहीं है, हमने 0, अगर तो ये 0 के बराबर आएगा तो आगे जंप लगनी है, ठीक है, वो मैं आगे आकर बताता हूँ। अच्छा जी 1 माइनस 0 नॉट इक्वल टू 0, अच्छा जी 1 माइनस 0 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि उसने पहले इंडेक्स पे उस पहले एड्रेस पे जो वैल्यू थी वो 1 थी, उसको माइनस किया 0 से, 1 माइनस 0 1 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर 0, अगर जो 0 के बराबर नहीं है तो ये जंप नहीं लगनी, ये JE की जंप नहीं लगनी। तो जब जंप नहीं लगनी तो इसका मतलब है वो चीज़ ऐड होगी, अब bx के अंदर जो वैल्यू है मतलब कि जो कि 1 है, वो 1 को ax के अंदर 0 था शुरू में, तो 0 प्लस 1 1, अब ax के अंदर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम फिर नीचे आ जाएंगे, मैंने एक लेबल बनाया चेक इज एंटायर एरे ट्रैवर्स्ड, ठीक है, चेक इज एंटायर एरे ट्रैवर्स, ये एक लेबल है, ठीक है, ये एक मीनिंगफुल लेबल मैंने बनाया अपने पास से। उसमें मैंने क्या किया, मैंने उसमें एड्रेस में bx के अंदर तो एड्रेस था, जब मैंने कहा ऐड bx, 2 तो उस एड्रेस में 2 जमा हो गए, मतलब कि 2 से हम ये 2 से आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा हर इंडेक्स 2 बाइट्स का है, ठीक है, हमारा रजिस्टर 2 बाइट का है, हमारा जो हमने वैल्यू मेमोरी में रखवाई है वो भी 2 बाइट की है। तो हमने क्या किया है, ऐड bx, 2, हमने कहा है 2 बाइट से हमारे एड्रेस में 2 ऐड कर दो, मतलब हम 2 बाइट्स आगे आ जाएंगे। जब 2 बाइट्स आगे आ जाएंगे तो वो हमारा एक अगला इंडेक्स होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा सब cx, 1, अच्छा ये वाज़ह रखेंगे, देखें हमारे पास वैल्यू कितनी थी, हमारे पास ये जो व्यू आईडी के डिजिट्स हैं ना 1, ये तकरीबन 9 डिजिट्स हैं, ये 9 डिजिट्स हैं। तो मैंने ये जो 9 रखवाया था ना, 9 cx के रजिस्टर के अंदर, मैंने 9 को cx रजिस्टर के अंदर रखवाया था, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 9 डिजिट्स हैं या 9 इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो मैंने इसका काउंट रखवाया था, इसकी ज़रूरत पड़नी थी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। जब मैंने कहा सब्ट्रैक्ट cx, 1, तो इसका मतलब है कि 9 में से 9 माइनस 1, इसका मतलब है 9 माइनस 1 तो 8 हो जाएगा cx के अंदर, और जवाब भी डेस्टिनेशन में रखवाना है, तो क्या होगा 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। और अब एट दिस पॉइंट cx रजिस्टर के अंदर वैल्यू क्या है 8। दूसरी बात ये कि मैंने कहा JNZ कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है, इसका मतलब ये है कि JNZ से मुराद है कि जंप इफ द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, ठीक है, जंप इफ द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, ठीक है। अब आप पूछोगे कि जीरो फ्लैग, पहले बात तो ये जीरो फ्लैग होता है, दूसरी बात ये कि जीरो फ्लैग सेट
कब सेट होता है और कब सेट नहीं होता, अब आप मुझसे ये पूछोगे। तो देखो मैं ये अब लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। व्हेन लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड अ जीरो इन इट्स डेस्टिनेशन देन द जीरो फ्लैग इज सेट। ठीक है, अच्छा ये मैंने एक लाइन बोल दी है जो कि जीरो फ्लैग के सेट और ना सेट होने की डेफिनेशन बता रही है। अच्छा दूसरी बात ये मैं फिर दोहरा देता हूँ, हाँ, व्हेन लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड अ जीरो इन इट्स डेस्टिनेशन देन द जीरो फ्लैग इज सेट। और CX रजिस्टर यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है, अगर इस डेस्टिनेशन में जीरो आ गया तो क्या मतलब, अगर इस डेस्टिनेशन में जीरो आ गया तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, क्योंकि इस डेस्टिनेशन में अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, क्योंकि देखो व्हेन लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूसेस अ जीरो इन इट्स डेस्टिनेशन देन द जीरो फ्लैग इज सेट। तो जब ये इस डेस्टिनेशन में जीरो प्रोड्यूस हो गया तो जीरो फ्लैग सेट हो गया, जब जीरो फ्लैग सेट हो गया तो ये जंप नहीं लगेगी, ये जंप काम नहीं करेगी और हम ये इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे, हम इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, हम इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। अच्छा ये तो थी पहली आइटरेशन। मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जब जीरो आ जाए। अब मैं आपको वो आइटरेशन दिखाना चाहता हूँ जब जीरो आ जाए, तो अब मैं आपको वो आइटरेशन दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब फर्ज कर लें कि हमने वन ट्रेवर्स कर लिया, हम 8 भी ट्रेवर्स कर लिया और ऐड कर दिया, अब हम आ गए जीरो पर। ठीक है, फर्ज कर लें कि एट दिस पॉइंट इस BX के अंदर, एट दिस पॉइंट इस BX के अंदर जीरो आ गया है, मतलब कि हम उस एड्रेस पे आ गए हैं कि जहाँ पे जीरो है, जहाँ पे वैल्यू जीरो है। मैंने ब्रैकेट लगा के वैल्यू देखी, वैल्यू उठाई तो वैल्यू थी जीरो। अब देखो क्या होगा, जीरो माइनस जीरो, BX के अंदर भी जीरो और जो कि हमारा ये वाला जीरो था वो भी जीरो। ठीक है, तो ये जो पहला जीरो वो BX का है। ठीक है, तो जीरो माइनस जीरो तो जवाब क्या आएगा, विच इज इक्वल टू जीरो। जब इक्वल टू जीरो तो देखो मैंने कहा था JE, जंप इफ इक्वल, अगर तो ये इक्वल है, अगर तो BX भी जीरो है और जो वैल्यू है वो भी जीरो है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, और ये JE दरअसल दूसरा नाम है जीरो फ्लैग, मतलब कि ये भी JE दरअसल ये भी जीरो फ्लैग को ही देख रहा होता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि जब ये इक्वल हो, क्योंकि देखो डेस्टिनेशन में तो जीरो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, क्योंकि जवाब कोई स्टोर नहीं हुआ, लेकिन देखो डेस्टिनेशन में तो जीरो प्रोड्यूस हो गया, वो जीरो फ्लैग सेट हो गया। जब जीरो फ्लैग सेट हो गया तो मैंने कहा JE, जंप इफ द जीरो फ्लैग इज सेट। जब जीरो फ्लैग सेट हुआ, जंप इफ इक्वल, तो मैंने क्या किया, मैंने ये ऐड की इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, ये ऐड की इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी और मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, इस लेवल पे, चेक इज एंटायर एरिया ट्रेवर्स्ड। मैं जंप लगा के इस लेवल पे आ जाऊंगा, मैं जंप लगा के इस लेवल पे आ जाऊंगा। तो फिर उसी तरह मैं क्या करूंगा, उसी तरह मैं ऐड करूंगा ऐड BX/2, उस एड्रेस पर दो ऐड करो, और जाहिर सी बात है जब हमने उस एड्रेस पर दो ऐड किए तो वो हम अगली 2 बाइट्स पर आ गए, अगले इंडेक्स पर आ गए। इसी तरह मैंने काउंट को भी डिक्रीमेंट करता गया। ठीक है, जब ये आखिरकार काउंट जीरो, जब ये आखिरकार CX में जीरो आ जाएगा, जब आखिरकार CX में जीरो आ जाएगा तो फिर ये जो JNZ, ये जो कंडीशनल जंप है ये भी नहीं चलेगी। जब ये भी नहीं चलेगी तो फिर हम इस इंस्ट्रक्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, और जब हम इस इंस्ट्रक्शन पर आएंगे तो उसका मतलब है कि हम अपनी एंटायर एरे ट्रेवर्स कर चुके हैं और उसको ऐड कर चुके हैं, उसके हर डिजिट को हम ऐड कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है अब AX के अंदर इस वक्त तमाम वैल्यूज़ का सम होगा, वो सम हम एक वेरिएबल में रखवा देंगे और डेट्स इट, और हम अपने प्रोग्राम को इसी तरह टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारी एंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अच्छा, अब दूसरी सवाल ही पैदा होता है, ये मैंने आपको प्रोग्राम दिखा दिया, अच्छा इसको मैं फिलहाल रहने देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये प्रोग्राम मैंने दिखा दिया। पहली बात तो ये प्रोग्राम चलाएं कैसे, ये प्रोग्राम गलती भी तो हो सकता है, इसको अब चेक कैसे करें। अब मैं आपको देख रहा हूँ कि अच्छा जो आपको रिक्वायर्ड हिस्सा हो ना, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है, आपको जिस हिस्से की समझ, आपको जिस हिस्से का पता है वो हिस्सा स्किप करके आप आगे चले जाएं। ठीक है, आपको जिस हिस्से का पता है वो स्किप करके आप आगे चले जाएं। मैं अब स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ये बताने लगा हूं कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ये प्रोग्राम कैसे बनाना है और कैसे चलाना है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो आप एक ब्राउज़र में आ जाएं। ठीक है, सबसे पहले तो आप आ जाएं ब्राउज़र में।
ठीक है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ। ये मैंने प्रोग्राम को तो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ कि हाउ टू सेटअप एंड हाउ टू रन। अब ये पोर्शन अब चलेगा। अच्छा जी, ब्राउज़र साहब नाराज़ हो गए मेरे ख्याल में। अच्छा जी, मैं आपको मैं अब एक लिंक है, उस लिंक के अंदर वो सारे टूल्स हैं जो कि मैं आपको एसएमएल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक सेटअप करने के लिए, आपको एक सेटअप करने के लिए मदद करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक वीडियो के अंदर असाइनमेंट भी मिल जाए और सेटअप और रन का तरीका भी मिल जाए तो बेहतर नहीं। अच्छा जी, ब्राउज़र साहब अब दो खुल गए हैं। अच्छा जी, ये एक लिंक है, मैं आपको ये जो लिंक है मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। गूगल साहब थोड़ा नाराज़ है मेरे ख्याल में, पता नहीं क्यों, बड़ा स्लो चल रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक लिंक है, मैं इस लिंक पे जाता हूँ। यहाँ डायरेक्ट आप इधर आए ना, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट सर, ये कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया मेरे ख्याल में। ये एक लिंक है, ठीक है, मैं आपको अब सेटअप का तरीका बता रहा हूँ। आपने करना है, ये इस लिंक पे जाना है, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इधर क्लिक करना है, ठीक है, और डाउनलोड पे क्लिक कर देना आपने। अब ये डाउनलोड होगा और मैं आपको मतलब दरअसल ये एक सेटअप का तरीका है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्किप इट देन स्किप इट। अच्छा, ये फाइल वन फाइल जिप्ड, ये 2.9 MB की फाइल है, डाउनलोड हो रही है। अब ये देख रहे हैं डाउनलोड, ये फाइल डाउनलोड भी हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको अब शो इन फोल्डर, ठीक है, ये फाइल है, ठीक है, ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। ये एसएमएल लैंग्वेज टूल्स, ठीक है। अच्छा, ऐसा करें, मैं अब ना जाने लगा हूँ सी ड्राइव में, ठीक है, क्योंकि आपने पाथ छोटा देना है, ये जेल में रखें, ठीक है। मैं एक मिनट ज़रा, मैं ये सी ड्राइव में आ रहा हूँ, ठीक है। ये सी ड्राइव। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, आपने फ़ोल्डर का नाम भी छोटा देना है और उसका पाथ भी छोटा देना है। मैं आपको बताता हूँ अभी क्या। आपने फर्स्ट कर लो, नाम दे दिया LLPL, कि ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आपने नाम दे दिया ये LLPL, ठीक है। अब इस LLPL के अंदर आपने क्या करना है, ये जो जितने भी ये जितना भी आपके पास जो भी कुछ है, आपने इसे करना है कॉपी। मैं मतलब कि आपने डोस बॉक्स भी यहाँ पे पड़ा है, आपने इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, ये फाइल है ना नेज़म डॉट ये वाली, इस फाइल को आप इस्तेमाल करें चाहे ना करें, खैर है, ठीक है। लेकिन आपने पहली 3 चीज़ें तो उठानी है, इसके बाद गुजारा नहीं। पहली 3 चीज़ों को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, और उस फोल्डर जो मैंने बनाया LLPL, वहाँ पे जाके कर रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। ये 3 फाइलें तो चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा जी,
कॉपी और इस LLPL के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन। अच्छा, सबसे बड़ी बारी आपने इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट हियर, आपने क्या करना है एक्सट्रैक्ट हियर। फिर आपने ए लिंक को भी करना है एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। फिर आपने ASM सॉफ्ट को भी करना है एक्सट्रैक्ट हियर। वो पूछेगा कि क्या करना चाहते हो, मैं कहता हूँ आपने कहना है येस टू ऑल, आपने कहना है येस टू ऑल, ठीक है। अब ये बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये जिप फाइल्स को ख़त्म कर देना है। एक ये जिप फाइल है, एक ये जिप फाइल है, एक ये जिप फाइल है, क्योंकि इन तीनों से जितनी फाइलें हमने एक्सट्रैक्ट करनी थी वो हमने कर ली हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपका एक फोल्डर बन गया है, ठीक है, ये आपका क्या बन गया फोल्डर, इसी के अंदर वो सारी फाइलें आ गई हैं। अब आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है। ये जो प्रोग्राम हमने समझा और बनाया है इसको आपने करना है सेव एज कर लें, सेव अ कॉपी या सेव एज से। आपने ये प्रोग्राम उस लोकेशन पे जो हमने LLPL का फोल्डर अभी बनाया है आपने उधर जाके करना है, ठीक है। मतलब कि मैंने ये प्रोग्राम सेव कहाँ करना है, एक मिनट, दिस PC और नीचे C ड्राइव और हमारे फोल्डर का नाम था LLPL, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे हमने वो तीनों फोल्डर एक्सट्रैक्ट किए थे। हमारी फाइल यहाँ पे होनी चाहिए और आपको पता है फाइल का नाम भी छोटा देना है, आपने फाइल का नाम भी छोटा देना है। मैंने दे दिया A50 और इसकी एक्सटेंशन आपने देनी है .ASM। जब आपने ये एक्सटेंशन दे के आपने कर देना है इसमें, मतलब कि वो एक्सट्रैक्टेड फाइल्स और हमारी सोर्स फाइल, वो एक्सट्रैक्टेड फाइल और ये हमारी सोर्स फाइल एक ही फोल्डर के अंदर होने चाहिए। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सेव। अब ये फाइल उधर जाके सेव हो गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आपने कर लेना है डोस बॉक्स इंस्टॉल कर लेना है। क्या कर लेना है, आपने डोस बॉक्स इंस्टॉल कर लेना है। इधर गया डोस बॉक्स, ये रहा डोस बॉक्स, ठीक है। अच्छा, नहीं, अभी भी कुछ गड़बड़ है। आपने जब डोस बॉक्स इंस्टॉल कर लिया ना तो आपने एक और काम करना है, इसकी ऑटो माउंट सेट करना है, ऑटो माउंट। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा C ड्राइव, उसके लिए यूजर्स, आपने जो भी आपके उसके नाम है, उसका आपका जो भी कंप्यूटर का नाम है, उसके बाद ऐप डेटा, उसके बाद लोकल, उसके बाद डोस बॉक्स और उसके बाद ये .conf फाइल, इसको आपने करना है एडिट विद Notepad++ या सिंपल एडिट, ठीक है। और इस फाइल के सबसे नीचे आ जाना है, इस फाइल के सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आके आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इस फाइल के सबसे नीचे आके आपने लिखना है MOUNT माउंट C ड्राइव C:/ हमारे फोल्डर का क्या नाम था, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अगली लाइन पे आके फिर C:, ठीक है। आपने ये 2 लाइनें लिखनी है, ठीक है, और इधर कर देना सेव, ठीक है। अब ये ऑटो माउंट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस फाइल को फिलहाल खुला रहने देता हूँ, पहले मैं चेक कर लूँ कि ये वाकई वर्केबल है कि नहीं। मैं फिर यहाँ से डोस बॉक्स खोलता हूँ, जी बिल्कुल, ये LLPL का फोल्डर हमारा माउंट हो गया है। मैं यहाँ से ये फाइल भी बंद कर देता हूँ, यहाँ से मैं फाइल भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, हमारी फाइल खुली है। अच्छा, ये है डोस बॉक्स, ये हमारा डोस बॉक्स माउंट हो गया, ठीक है। अब मैं मतलब कि उस फोल्डर पे, उस लोकेशन पे, अच्छा मैं ये कहता हूँ अब हमारी फाइल और एक्सट्रैक्टेड फाइल उस फोल्डर में पड़ी हैं, इस LLPL के अंदर। अब मैं कमांड देता हूँ NASM A50, ये हमारी फाइल का नाम है, .ASM, मतलब कि मैं कह रहा हूँ नेट वाइड असेंबलर, ये असेंबली फाइल लो, इसकी एक आउटपुट फाइल और एक लिस्टिंग फाइल तैयार करवा दो, .lst, ठीक है। अच्छा, ये नेट वाइड असेंबलर, ये है जी A50, ये इस फाइल का नाम दिया, O का मतलब ये इसकी .com फाइल बनेगी, L का मतलब ये इसकी .lst फाइल बनेगी, ठीक है। अगर कोई एरर ना हुए तो मैं एंटर कर रहा हूँ, तो देखें इस फाइल में कोई एरर नहीं है जो कि मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, अब इसको चला के देखते हैं, AFD A50.com, ठीक है। आपने इस प्रोग्राम को करना है एंटर,
जब अब यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब है कि अब आप AFT डिबगर के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले तो अपनी मेमोरी देखनी है। मेमोरी देखने का क्या तरीका है, M1DS:100, ठीक है, कि ये हमारा मेमोरी का पोर्शन 1 है और ये हमें मेमोरी इस तरह दिखा रहा है वर्टिकल में, और ये हमें मेमोरी हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है। तो हम 1 का मतलब है कि अब हम इस वाले पोर्शन में मेमोरी को देखेंगे। जब मैंने एंटर किया तो हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब बात क्या हो रही है, अब मैं इस प्रोग्राम को चलाने लगाऊँ। अब इस प्रोग्राम को मैं चलाने लगाऊँ, मैं आपको इस प्रोग्राम की पहली इटरेशन दिखाऊंगा और आखिरी इटरेशन दिखाऊंगा, या फिर वो इटरेशन पर जो ज़रूरी है वो दिखाऊंगा। देखें, मैंने कहा अब ये आपके सामने प्रोग्राम लिखा है और ये डिबगर है, ठीक है, और डिबगर में आपको हर चीज़ हेक्साडेसिमल में बता रहा है। आप अगर कोई चीज़ परेशान हो जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। जंप लगाई, ये देखें मैंने जंप लगाई तो मैं यहाँ पे आ गया मूव AX,0। मैंने जंप लगाई तो मैं यहाँ पे आ गया मूव AX,0। 0 के अंदर AX के अंदर 0 डाल दो तो उसने डाल दिया। मैंने कहा कि VUID जो कि एक एड्रेस है वो BX के अंदर डाल दो, वो देखो, ये देखो BX के अंदर 0103 एड्रेस चला गया। मैंने कहा 9 को उठाओ CX के अंदर डाल दो, देखो 9 को उठाया CX के अंदर डाल दिया। फिर मैंने कहा कि अब वो कंपेयरिंग करो, क्या वो जो इंडेक्स है क्या वो 0 के बराबर है। तो उसने देखो उसके मुताबिक ये क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो की है लेकिन उसके मुताबिक फ्लैग सेट किए हैं। तो देखो 0 फ्लैग क्या है, 0 फ्लैग हुआ है, ये ZF का मतलब है 0 फ्लैग, तो 0 फ्लैग है 0। और देखो मैं आपको एक और बताऊँ, 1 का मतलब है सेट और 0 का मतलब है नॉट सेट। तो यहाँ पे 0 फ्लैग नॉट सेट है और मैं कह रहा हूँ जंप इफ द 0 फ्लैग इज सेट। तो 0 फ्लैग तो सेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक 0 वैल्यू नहीं है, ये एक 0 वैल्यू नहीं है। मतलब कि 1, ये 1 की बात हो रही है। 1 एक 0 वैल्यू नहीं है, 1 एक नॉन 0 है, तो उसका मतलब है कि इसको ऐड करना है। तो हमने इसको ऐड कर दिया। ये देखो BX, ये देखो 1, इस BX के अंदर ये क्या है 1, और 1 को और AX के अंदर 0 पर है, तो 0 + 1 1। तो देखो अब AX के अंदर 1 आ चुका है, ठीक है। और मैंने कहा ऐड BX,2, अब इस एड्रेस के अंदर 2 जमा कर दो, 2 जमा कर दो, तो उसका मतलब हम 2 बाइट्स आगे आ गए, नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए। और मैंने कहा काउंट को 1 डिक्रीमेंट कर दो कि अब हमारा ये एक इंडेक्स ट्रैवर्स हो गया है। और फिर मैंने कहा JNZ जंप इफ द 0 फ्लैग इज नॉट सेट, जंप लगाओ जब 0 फ्लैग सेट ना हो। 0 का मतलब है नॉट सेट, ZF 0 मतलब 0 फ्लैग नॉट सेट, ये ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जंप इफ द 0 फ्लैग इज नॉट सेट, जंप लगाओ उस वक्त जब 0 फ्लैग सेट ना हो। तो 0 फ्लैग तो सेट नहीं है, ठीक है, तो जंप लगा दो। तो जो जंप लगाओ तो हम कंटिन्यू प्रोसेस दोबारा इधर आ गए। तो ये इंडेक्स के ये अब ये देखें, ये अब आप इस CX रजिस्टर को देखें और AX रजिस्टर को देखें। AX रजिस्टर में वो AX रजिस्टर के अंदर वो सारी वैल्यू एक्यूमुलेट करता जा रहा है, जमा करता जा रहा है। BX के अंदर वो हर इंडेक्स को हर एड्रेस, हर जो उस इंडेक्स का एड्रेस है उसके हिसाब से आगे बढ़ी जा रहा है। CX का रजिस्टर वो डेक्रीमेंट कर रहा है, CX का रजिस्टर डेक्रीमेंट हो रहा है कि भाई अब एरे का ये इंडेक्स ट्रैवर्स हो गया है, एरे का ये इंडेक्स ट्रैवर्स हो गया है। अब देखो CX मैं जल्दी से चला रहा हूँ, ये देखें अब ये चलता चलता, एक मिनट, ये देखो अब देखो ये बात वही आ गई। CMP BX के अंदर क्या है, BX के अंदर नहीं, अब नहीं पता लग रहा, ये तो 0 बता रहा है ना, नहीं हाँ BX के अंदर 0 है, BX के अंदर 0 है और सही 0 है। तो ये अब ऐड नहीं करेगा, ये अब ऐड नहीं करेगा, ये ऐड की इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, बल्कि हम देखो ऐड BX,2 पे आ गए, ठीक है। जब BX के अंदर 0 था, जब उस इंडेक्स के ऊपर 0 था तो हम उसको ऐड नहीं करते, ठीक है, तो बल्कि हम जंप लगा देते हैं कि हम कहते हैं कि मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। और इसी तरह ये प्रोग्राम चलता जाएगा। और देखें ये प्रोग्राम चलता जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आखिर में क्या साबित लग रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी। अच्छा जी, ये चलता रहा और ये देखो अब देखो CX की वैल्यू क्या हो गई 0, CX की वैल्यू क्या हो गई 0। तो क्या अब ये कंटिन्यू प्रोसेस होगा, बिल्कुल नहीं। अब हम सीधा यहाँ पे आएंगे, हम सीधा ये मूव सम AX पे आएंगे, ठीक है। मैंने कहा अब देखो अब AX के अंदर क्या है, AX के अंदर है 13 और 13 हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। और डेसिमल में क्या है इसकी 19। मैं अपने इस तमाम वीडियो डिजिट्स को ऐड करूंगा तो इसका सम बनता है 19, जो कि हेक्साडेसिमल में है 13। तो मैंने इसको ऐड करवा दिया और फिर मैंने कहा प्रोग्राम टर्मिनेटेड। प्रोग्राम बड़े अच्छी तरीके से, बड़े एहसन तरीके से अंजाम तय पा गया, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके। मजीद ये कि अब ये देखें 1300। अच्छा अभी भी इसकी इतनी समझ नहीं आएगी जब मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट। तो अब आप इस स्क्रीनशॉट को देखें, देखें 0103 पर हमारी एरे का पहला इंडेक्स है, पहला मतलब पहली बाइट है। तो देखें
ये जो 01 है ये एक बाइट है, 00 ये दूसरी बाइट है, 08 ये तीसरी बाइट है, 00। अच्छा, हमने पढ़ना भी इसे लिटिल एंडियन नोटेशन के थ्रू है। मतलब कि अगर ये लिखा हुआ है ना 0100 तो इसको पढ़ना यूं है 0001। ठीक है, पढ़ना उसको यूं है। अगर ये लिखा है ना 0100 तो उसको पढ़ना यूं है 0001, क्योंकि ये दो बाइट्स पे एक इंडेक्स है। ठीक है, तो मतलब कि ये टोटल मिला के देखो, ये अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल 18 बाइट्स पे हमारी VUID है। VUID के एक एरे की सूरत में है, देखो ना, कॉन्सेप्टिव मेमोरी लोकेशंस। तो ये 18 बाइट की हमारी VUID है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, वेरिएबल सम। अच्छा, ये जो अच्छा 0600 यहाँ पे हमारी VUID का आखिरी डिजिट था 6। ठीक है, ठीक है। और ये जो लिखा है ना 00, अगली दो बाइट्स ये हमारी उस वेरिएबल सम की थी। मैंने कहा बिफोर प्रोग्राम रन ये वेरिएबल जो सम था वो 00 था। जब प्रोग्राम चल चुका तो देखो 1300 वेरिएबल सम के अंदर ये आ गया 1300। ठीक है, इसका मतलब है 19। इसका मतलब है ये है 19। एक मिनट, जरा ये बैटरी डाउन हो रही है जी। तो ये हमारा प्रोग्राम चलने के बाद इस वेरिएबल में आ गया 13। मतलब कि अब देखो लिखा तो हुआ 1300, पढ़ना यूं है 0013। और ये हुआ क्या, ये हेक्साडेसिमल में 13 है तो इसकी डेसिमल क्या हुई 19। अच्छा जी, और दूसरी बात ये, अच्छा जी, अच्छा मेमोरी को अवे टू व्यू इन मेमोरी को कैसे देखना है, आपने कहना है M1DS:100। ठीक है, तो ये आपको उस 100 हेक्स लोकेशन पर मेमोरी दिखाना शुरू कर देगा कि मेमोरी के कंटेंट्स क्या हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गया, ये तो हो गई हमारी असाइनमेंट। ठीक है, हमारी असाइनमेंट देखो। अब यहाँ पे आ गया 1300 जो कि मैं स्क्रीनशॉट की सूरत में आपको बताया। इस प्रोग्राम को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और ये तकरीबन, अच्छा एक और बात मैंने आपको बतानी थी, कुछ और भी एक और भी थोड़ी सी कसर अभी भी मौजूद है जो कि मैंने आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसको क्विट करते हैं। ठीक है, और इसको भी एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, और एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये मैं ना एक मिनट, मैं ज़रा उसी फोल्डर में आता हूँ, CD लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, DIR। अच्छा, ये जो हमने बनाया था, अच्छा ये जो LLP है ना, ये हमारा था। ठीक है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट पे आके आपने लिखना है टाइप, और फिर आपने लिखना है फाइल का नाम .lst। ये जो हमने लिस्टिंग फाइल बनाई थी उसको कैसे देखना है, वो जो हमने AFD में चलाई वो थी .com फाइल चलाई। अब लिस्टिंग फाइल को कैसे देखना है, तो वो इस तरह देखना है। देखें जी, ये लिस्टिंग फाइल आपके सामने है। बड़ी अजीब सी लग रही है क्योंकि वो मैंने स्पेसिस ज़्यादा दी हुई है इस वजह से। ठीक है, तो अच्छा जी, अच्छा कहने का मकसद ये है कि ये सारी देखो, मैंने देखा टाइप, फाइल का नाम और .lst, ये लिस्टिंग फाइल देखने का तरीका है। ठीक है, ये लिस्टिंग फाइल देखने का तरीका, वो जो ठीक है ना, ये लिस्टिंग फाइल देखने का तरीका है। अच्छा, इस लिस्टिंग फाइल को देखने का फ़ायदा कुछ है। फ़ायदा ये है कि इस प्रोग्राम का साइज़ क्या है, इस प्रोग्राम का साइज़ उस वाले से भी बात करते हैं। इस प्रोग्राम का जो साइज़ है ना, मैं आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ ज़रा। यहाँ पे एक चीज़ है, ऑनलाइन हेक्स कन्वर्टर, ये rapidtables.com। ठीक है, ऑनलाइन हेक्स कन्वर्टर, यहाँ पे मैं हेक्स वैल्यू देता हूँ। अच्छा, ये 38 यहाँ पे 38 है ना। ठीक है, 38 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। 38 को डेसिमल में क्या है, 56, 57, 58। CD से ये जो हेक्साडेसिमल के 2 डिजिट मिलाकर एक बाइट बनते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, क्या बना 56, CD से मुराद 57, 21 से मुराद 58, 52, 56, 38 का मतलब 56, 57, 58। तो ये 58 बाइट्स की आपकी प्रोग्राम का साइज़ क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द साइज ऑफ प्रोग्राम, द साइज
ऑफ दिस प्रोग्राम इज 58 बाइट्स। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में जितना कहा उतना ही हुआ। तो इस पूरे प्रोग्राम का साइज क्या है मेमोरी में? 58 बाइट्स। तो बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़।